Welcome to Shriji IS Institute. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो कि ये एक्ट है जो 2006 में पास करा गया था। इसके अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास करा गया था 2006 में। इसमें 4 तरह के राइट्स उनको प्रदान करे गए, जो कि है टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, फोर्थ है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। टाइटल राइट्स के अंदर उनको ऑनरशिप प्रदान करी गई मैक्सिमम 4 हेक्टेयर की। 4 हेक्टेयर तक वो उनकी ऑनरशिप उनको प्रदान करी गई। इसमें कोई भी न्यू लैंड उनको नहीं दिया गया। जो भी वो पहले से उस पर खेती करते हुए आ रहे हैं काफी पीढ़ियों से, उनको उनके टाइटल को रिकॉग्नाइज करा गया अप टू 4 हेक्टेयर, मैक्सिमम अप टू 4 हेक्टेयर। उसके अलावा यूज राइट के अंदर उनको जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो यूज करने का, ग्रेजिंग एरियाज जो मतलब पशु को चराने का जो एरिया है उनको यूज राइट के अंदर प्रदान करा गया। उसके अलावा रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, जो भी इलीगल इविक्शन हुआ है उनको उनके स्थानों से हटाया गया था गैर कानूनी तरीके से, उनको वापस वहां बसाया गया, रिहेबिलिटेशन कराया गया। उसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स प्रदान करें, उनको राइट दिया गया है कि वो जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस है उनको प्रोटेक्ट करे और उनको कंजर्व करे और उनको मैनेज करे। तो ये 4 तरह के राइट्स उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। इसमें ध्यान रखिएगा दो दो जातियों को इसमें वो पद प्रदान करा गया है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और दूसरा अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। तो इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी है और फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी है। श्रीलंकन क्राइसिस की बात कर लेते हैं। श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो ऑनगोइंग क्राइसिस है, जो कि आइलैंड स्टेट ऑफ श्रीलंका में स्टार्ट हुआ 2019 में। इसमें क्या है, राइट नाउ जो जो महंगाई दर है वो बहुत ही जो बियॉन्ड कंट्रोल चली गई है कंट्री के इकोनॉमिक मैनेजमेंट्स के, उससे बियॉन्ड कंट्रोल निकल गई है। वहाँ की जो इन्फ्लेशन रेट है, अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। उसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो पूरा खाली हो चुका है। और जो बेसिक कम्युनिटीज, जो कि आप न्यूज़ में देखते होंगे, कुछ कुछ 120 रुपए किलो या 200 रुपए किलो के आसपास में सब्जियां, और उनसे भी ज़्यादा इवन पर पीसेस के हिसाब से वहाँ सब्जियां बिक रही है। तो ये वहाँ का जो श्रीलंकन क्राइसिस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है। वो श्रीलंकन जो है वो वर्ल्ड में एक डिफॉल्ट कंट्री के रूप में सामने आया है। उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो राइट नाउ 1.9 बिलियन डॉलर बचा है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है राइट नाउ 588 बिलियन डॉलर है। श्रीलंका की जो अभी राइट नाउ प्रेसिडेंट है वो गोटबाया राजपक्षे है और प्राइम मिनिस्टर विक्रम सिंघे है। इनकी कुछ ऐसी पॉलिसी थी जिसके कारण ये आज माना जा रहा है कि इस कंडीशन में पहुंच गया। तो जिनका जो बैन था केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, वो एकदम उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर को बैन कर दिया। उनके पास बैकिंग नहीं थी, उन्होंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ मूव तो करा, पर वो एकदम उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर को बैन करा, जिससे कि वहाँ बताया जाता है कि खाद्य पदार्थों की काफ़ी कमी हो गई। उसके अलावा उनके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे वो भी काफ़ी उन्होंने अपना पैसा वहाँ से खींच लिया था, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। और उन्होंने टूरिज्म पे भी कुछ ऐसे कानून लाए जिससे कि उनका टूरिज्म सेक्टर भी बैठ गया। तो उस कारण से उनकी जो फॉरेन जो वर्ल्ड मार्केट में जो रेपोर्ट थी उससे उसमें भी उनकी रैंकिंग में गिरावट आई और वहाँ के इन्वेस्टर ने अपना पैसा खींच लिया और आज वो एक सॉवरेन डिफॉल्ट कंट्री के रूप में सामने खड़ा है। अब इस न्यूज़ को देख लेते हैं। ईरान जो है वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट, ईरान इनरिचिंग यूरेनियम टू 20% एट फोर्डो। ईरान काफ़ी समय से अपना इनरिचमेंट प्रोग्राम को जारी रखे हुए, उस पर काफ़ी सैंक्शन यूएस ने लगाई है, इसराइल उसके खिलाफ काफ़ी समय से खड़ा हो रहा है। और ईरान अब शायद एक मिडिल ईस्ट कंट्री, पहली ऐसी मिडिल ईस्ट कंट्री होने वाली है आने वाले समय में, शायद वो न्यूक्लियर वेपन पजेस करे। ऐसे यूरेनियम को इनरिचमेंट 20% तक करने से
इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज़ करा जाता है, ना कि न्यूक्लियर बम पे। पर फिर भी जिस तरह से वो हिडन उनका जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं और यूएस उन पे बार बार सैंक्शन इम्पोज करता है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 20% ले आ सकता है। और जैसे ही यूरेनियम का जो इनरिचमेंट होता है, जब U-35 को अचीव कर लेता है, 90% जब इनरिच हो जाता है, तो वो न्यूक्लियर बम का रूप ले लेता है। तो ये ईरान का आप इसका एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से एक मैप नजर डाल लेते हैं। इसका जो आप जब नॉर्दर्न साइड में देख रहे हैं तो एक कैस्पियन सी है, और यही सदर साइड में देख रहे हैं तो पर्शियन गल्फ है। वहीं ये टर्की, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से और अजरबैजान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, एज यू सी इन द मैप। जैसा कि मैंने कहा था, यूरेनियम इनरिचमेंट होता क्या है। तो जब यूरेनियम को माइन करा जाता है तब उसमें 99.3% यूरेनियम U-38 होता है। वहीं यूरेनियम U-35 जो कि एक फिजाइल मटेरियल है, वो 0.7% होता है, और U-34 0.01% होता है। आइसोटोप जो यूरेनियम का होता है वो उसमें 92 प्रोटॉन्स होते हैं। Yes, across uranium 235, 234 और 238 सब में प्रोटॉन सेम होते हैं, बिकॉज आइसोटोप में प्रोटॉन हमेशा सेम होते हैं। न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होता है, वो ही आइसोटोप कहलाते हैं, जिनमें प्रोटॉन की मात्रा सेम रहती है और न्यूट्रॉन की मात्रा अलग रहती है। Isotope are those atoms which have same number of protons but different number of neutrons. तो 238 में न्यूट्रॉन्स होते हैं 146 रहते हैं, U-35 में 143 और U-34 में 142 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। जब इनका इनरिचमेंट 20% से बढ़ाकर इनको 90% तक ले जाते हैं, तब ये एक न्यूक्लियर बम का या न्यूक्लियर पावर का रूप ले लेते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि यूरेनियम U-35 के अलावा प्लूटोनियम 239 जो है, ये भी एक फिजाइल मटेरियल है, जो कि प्राइमरी फ्यूज माना जाता है न्यूक्लियर वेपन के लिए। जो वर्ड प्रोटॉन है वो ग्रीक वर्ड है, और इसको जो फर्स्ट टाइम कॉइन करा गया था वो अर्नेस्ट रुथफोर्ड द्वारा 1920 में इसको कॉइन करा गया था। ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट है, या इसे न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोला जाता है, और किसी भी एटॉमिक नंबर को ये दर्शाता है। जब भी आप एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वो उसको दर्शाता है, और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है Z से। वहीं एटॉमिक मास में जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और यही इन दोनों का जो सम होता है वो एटॉमिक मास कहलाता है। और ये जो एटम्स की होती है ये न्यूक्ली भी कहलाती है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वहीं इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो ये जो भी केमिकल प्रॉपर्टी एक एटम की होती है वो मोस्टली डिटरमाइंड होती है जो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट करते हैं एटम की न्यूक्लियस के आसपास में। और उसके अलावा न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर करा गया था जेम्स चैडविक द्वारा इन 1932। वहीं जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करा था इन 1897, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, as you can see in the map, that in the nuclei there is proton plus neutron which are binding to each other. Proton is positively charged and neutron is having the neutral charge, and in the orbit you are finding electron which are negatively charged.
विंबलडन की बात कर लेते हैं। विंबलडन 2022 जो कि नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है और इनका ये 7th विंबलडन टाइटल है और 4th कंसेक्यूटिवली उन्होंने इसको जीता है। विंबलडन की बात कर रहे थे। विंबलडन जो है वो ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है वर्ल्ड में और ये इंग्लैंड में खेला जाता है, इंग्लैंड में लंदन में, जो कि ग्रास रूट पे खेला जाता है। विंबलडन जो है वो वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम इन द टेनिस टूर्नामेंट। इसके अलावा अदर जो 4 है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड यूएस ओपन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कि अभी 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं जुलाई 2022 में। आर्टिकल 54 जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से डील करता है। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर हैज टू बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आर्टिकल 54 के रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो इलेक्शन कमीशन है वो इससे कंडक्ट करवाता है। इसमें इसके जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच इज दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर। जुडिशियल रिफॉर्म जो है वॉरेन ऑस्टिन द्वारा जो लाए गए थे उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उन्होंने उस समय जब ये होता था कि जो नवाब होता था वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस होता था उस समय, और जमींदार जो है लोकल लेवल पे जजेस होते थे लोअर लेवल। तो जो जमींदार होते थे उनका भी जो डीलिंग करने का तरीका था, जो न्याय करने का तरीका था वो सही नहीं था, वो बायस थे। और नवाब भी जो थे वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे और उस कारण जो है जो पूरा जो न्यायपालिका है वो पूरी चरमरा गई थी। तो उन्होंने उसको उसमें बदलाव लाए। उसमें सबसे बड़ा बदलाव था कि 2 तरह के कोड जो है लोअर लेवल पे वो अपॉइंट करे गए, इस्टेब्लिश करे गए, एक सिविल कोड और एक क्रिमिनल कोड का। तो सिविल कोड जो था वो कलेक्टर के अंडर में हुआ करता था और जो क्रिमिनल कोड है उसको उसको हेड करते थे इंडियन जज। उसके उनकी जो भी जो न्याय होता था, जो भी डिसीजन होता था, जो भी आदेश होता था, यदि उसको उसके खिलाफ अपील करनी है तो वो हायर कोर्ट में मूव कर सकता था। जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट होते थे वो उसको कहा जाता था सदर दीवानी अदालत और जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे वो होते थे सरदार निजामत अदालत, जो कि इसको हेड करता था इंडियन जज। और जो जो क्रिमिनल कोड से रिलेटेड जो भी कोडिंग थी, जो भी मतलब जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड जो भी कोडिंग थी वो उस समय करवाई गई थी और हिंदू लॉ को पहले प्रिपेयर करा गया था संस्कृत में, फिर उनको ट्रांसलेट करा गया पर्शियन में और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि कोड ऑफ हिंदू लॉ है वो हेलेंड के द्वारा प्रिपेयर करा गया था। इकोलॉजिकल नीश की बात कर लेते हैं। इकोलॉजिकल नीश को ये एक रेंज ऑफ रिसोर्स और कंडीशन होती है जो कि अलाउ करती है एक स्पीसीज को उसकी वाइबल पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल नीश। स्पीसीज रिचनेस ऑफ प्लेस इज कॉल्ड एज इट्स बायोडाइवर्सिटी। और IUCN और यूनिव इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करते बताया कि बायोडाइवर्सिटी इज द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इन अ रीजन। और ये जो टर्म है ये पॉपुलराइज करी गई थी सोशो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन द्वारा। उनके हिसाब से 3 तरह की डाइवर्सिटी होती है बायोडाइवर्सिटी। एक होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरी होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। रामसर कन्वेंशन, ये जो कन्वेंशन है ये वेटलैंड को लेकर है और ये ओल्डेस्ट मॉडर्न ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स में है। ये कंट्री और NGO दोनों को इंक्लूडेड है इसमें, कंट्रीज भी है और NGOs भी इस कन्वेंशन में शामिल है। ये कंसर्न है अबाउट इंक्रीजिंग लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड विच आर हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। इसको अडॉप्ट करा गया था ईरानियन सिटी रामसर में 1971 में और ये जो इफेक्ट में आई थी केम इनटू फोर्स इन 1975। इसमें इसकी जो वेटलैंड की डेफिनेशन है उसमें कवर होते हैं लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्विफायर, स्वैम्प, मार्शेस, वेट ग्रासलैंड, पीटलैंड, एस्चुरीज, डेल्टास, टाइडल फ्लैट्स, मैंग्रोव्स,
All type coral reefs and all human-made sites such as fish pond, rice paddies, reservoirs and salt plants. इसमें बहुत तरीके के वेटलैंड्स शामिल है। इंडिया के अंदर 49 रामसर साइट्स राइट नाउ अभी है। काकोरी ट्रेन रोबरी की बात कर लेते हैं। ये कंडक्ट करी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान के द्वारा, जो कि फाउंडिंग मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ करती थी। इसके फाउंडिंग मेंबर थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी। वहीं 12 डेकोइटी जो हुई थी वो ढाका में हुई थी और अनुशालन समिति के मेंबर फूलिन दास द्वारा हुई थी। सतीश चंद्र बासु जो है जिन्होंने अनुशालन समिति की स्थापना करी थी। बंगाल गैजेट जो है वो ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है इंडिया में। ये जो फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस करा गया था वो 1780 में करा गया था और ये जेम्स अगस्त हिक के द्वारा ये इंट्रोड्यूस करा गया था बंगाल गैजेट। उसके अलावा देवेंद्र नाथ टैगोर जो है उन्होंने स्टार्ट करा था इंडियन मिरर कलकत्ता में। उसके बाद 1881 में केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। इंडियन ओपिनियन जो है वो महात्मा गांधी द्वारा साउथ अफ्रीका में लिखा गया था। वो उसके पब्लिशर हुआ करते थे। और उसके बाद फिर यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन ये उनसे एसोसिएटेड न्यूज़पेपर है। उसके अलावा वंदे मातरम जो है अरविंदो घोष द्वारा और मूक नायक जो है वो BR अम्बेडकर का न्यूज़पेपर था। नेशनल एंथम की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अभी काफ़ी चर्चा में बना रहा। अभी जो नई पार्लियामेंट जो बन रही है उसके ऊपर भी इसका उद्घाटन हुआ, तो ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। तो इसके बारे में थोड़े से बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह जो नेशनल एम्बलम है ये इसको अडॉप्ट कराया गया था 26 जनवरी 1950 को। वाराणसी सारनाथ म्यूजियम में एक जो लायन कैपिटल है उससे ही प्रेरित है और ये चौमुखी है, चतुर्मुखी है, जिसके अंदर 4 शेर विद्यमान है। और इसका जो मोटो है वो है सत्यमेव जयते। और ये जो सत्यमेव जयते है ये लाइन जो ली गई है इट मीन्स इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, सत्य की हमेशा जय होती है। और ये जो लाइन है ये प्रेरित है मुंदाक उपनिषद से।